फौजी भाइयों नमस्कार। आपका अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत है। भाइयों, जैसा कि मैंने बताया था कि आर्मी की जो भी सब्सटेंटिव रैंक्स हैं और उसके अगेंस्ट एयरफोर्स और नेवी की जो इक्विवेलेंट रैंक्स होंगी, उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि 6th CPC में जो भी फौजी भाई रिटायर हुए, मतलब 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2015 तक उनकी मिनिमम कितनी पेंशन पीपीओ में नोटिफाई होनी चाहिए। फिर से ध्यान से सुनिएगा। जो भी फौजी भाई 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2015 के बीच में रिटायर हुए, मतलब 6th CPC में रिटायर हुए, उनके रैंक में मिनिमम कितनी पेंशन उनके पीपीओ में नोटिफाई होनी चाहिए। मेरा बताने का सिर्फ यही मकसद है कि अगर किसी को भी पीपीओ में उससे कम पेंशन नोटिफाई हुई हो तो अभी भी पीसीडीए पेंशन में अपना कोरिजेंडम के लिए अप्लाई अपने रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि वीडियो में क्या है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज मैंने सूबेदार भाइयों की और उनके इक्विवेलेंट जो नेवी और एयरफोर्स की रैंक्स हैं उनकी पेंशन की कैलकुलेशन की है। आप में से बहुतों ने देखा होगा कि 6th CPC में जो पेंशन कैलकुलेशन आया था वो 50% ऑफ लास्ट इमॉल्वमेंट्स ड्रॉन था, लेकिन आप में से बहुत सारे फौजी भाइयों की पेंशन उसके अलावा नोटिफाई हुई होगी। हो सकता है आप जानते हो या हो सकता है आप न जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो उसी चीज़ को मैं आज क्लियर करता हूँ कि आपको जो पेंशन मिली वो कम से कम उतनी थी कि नहीं जितनी कि मिनिमम आपको मिलनी चाहिए थी। जैसा कि आप इस टेबल को देख रहे हैं, ये प्रोटेक्शन क्लॉज के तहत एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया था और उसमें डिफरेंट रैंक्स के हिसाब से एक नोशनल पे फिक्स की गई थी और उसके आधार पे एक पेंशन कैलकुलेशन की गई थी डिफरेंट रैंक्स और ग्रुप्स की। फिर से बता दूं कि 6 CPC में जो एक्चुअल लास्ट पे ड्रॉन था, एक उस पर पेंशन कैलकुलेशन हुई 50% ऑफ द लास्ट इमॉल्वमेंट्स ड्रॉन, और एक इस टेबल के हिसाब से एक पेंशन कैलकुलेशन हुई और दोनों में जो बेनिफिशियल था वो आपके पीपीओ पे नोटिफाई हुआ। तो जो इस टेबल में दिया गया और उसके आधार पे जो पेंशन कैलकुलेट हुई वो मिनिमम पेंशन थी, उससे कम आपको 6 CPC में पेंशन ग्रांट नहीं होनी थी। तो आइए देखते हैं कि क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सूबेदार ग्रुप एक्स और सूबेदार ग्रुप वाई और उनके इक्विवेलेंट रैंक्स नेवी और एयरफोर्स के इस टेबल में हैं। इन रैंक्स के 5th CPC में जो पे स्केल थी वो आपके सामने है। ग्रुप एक्स में 6750, 190, 9790 और तीनों की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की इक्वल पे स्केल है। उसी तरह 6th CPC में जो कि PB2 सूबेदार का है, 9300 से 34,800 की रेंज थी, प्लस ग्रेड पे 4600 का, प्लस 2000 MSP, प्लस 1400 ग्रुप एक्स पे। तो उसके आगे आप देख रहे हैं कि एक कॉलम बना है टोटल एज पर फिटमेंट टेबल और उसमें वैल्यू है 26,210 और उसके अगले कॉलम में आप पढ़ सकते हैं दिया हुआ है मैक्सिमम पे इन द पे बैंड अक्रॉस द 3 सर्विसेज और उसकी वैल्यू भी 26,210 थी। वेटेज सूबेदार के लिए 6 CPC में 5 ईयर्स का था। अब आप सोच रहे होंगे कि 26,210 क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटेक्शन क्लॉज के तहत जो 5th CPC में स्केल थी उसमें जो मैक्सिमम ऑफ द स्केल था जो कि यहाँ पे 9790 है, उसको यूज़ किया गया था और ये नोशनल पे एक तरह से आपकी प्राप्त की गई थी। ग्रुप एक्स की 26,210 और ग्रुप वाई में वही फिगर 23,940 आई है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये नोशनल पे
हमें किस तरह से मिली थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कुछ कैलकुलेशन पहले से करके दिखाई हुई है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं सूबेदार ग्रुप एक्स और सूबेदार ग्रुप वाई की दो कैलकुलेशंस मैंने ली हैं और आपको बताया है कि जो नोशनल पे आया पेंशन कैलकुलेशन के लिए वो कैसे आया। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम ऑफ द प्री रिवाइज्ड स्केल 5th सीपीसी में 9790 थी ग्रुप एक्स के लिए। उसको जो फिटमेंट फैक्टर था 1.86 का, उससे इंटू करने के बाद जो अमाउंट आया उसमें 10 रुपीज़ का सीलिंग देने के बाद 18,210 आया। ये आपका नोशनल पे इन पे बैंड बना। और फाइनल नोशनल पे किस तरह बनी? नोशनल पे इन पे बैंड प्लस ग्रेड पे प्लस मिलिट्री पे प्लस ग्रुप एक्स पे, जो कि आप देख सकते हैं 26,210 आई। सिमिलरली ग्रुप वाई के लिए जो मैक्सिमम ऑफ द प्री रिवाइज स्केल 5th सीपीसी का था वो था 9320। आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए ग्रुप वाई में 9320, उसको 1.86 जो कि फिटमेंट फैक्टर था 6 सीपीसी का, उससे इंटू किया गया, 10 रुपीज़ का सीलिंग दिया गया और 17,340 जो नोशनल पे इन पे बैंड ड्रॉ हुई। अब फाइनल नोशनल पे जो आपको दिख रही थी वो कैसे ड्रॉ हुई? नोशनल पे इन पे बैंड प्लस ग्रेड पे प्लस मिलिट्री पे, और ये फाइनल फिगर आई 23,940 की। तो जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था कि जो फाइनल नोशनल पे प्राप्त हुई थी वो कैसे प्राप्त हुई थी? इस तरह से प्राप्त हुई थी। राइट हैंड साइड पे मैंने सूबेदार ग्रुप वाई की एक पेंशन कैलकुलेशन एग्जाम्पल के रूप में दिखाई है। ग्रुप वाई इसलिए लिया है कि ग्रुप वाई की संख्या ज़्यादा होती है और जो अदर रैंक्स हैं या अदर ग्रुप्स हैं वो कैलकुलेशन में जहाँ भी जो अमाउंट है उसके बदले अपनी क्वालिफाइंग सर्विस या अपना नोशनल पे रख लेंगे, तो उनको उनकी मिनिमम पेंशन 6 सीपीसी में जो कि पीपीओ पे दिखनी चाहिए, नोटिफाई होनी चाहिए, मिल जाएगी। जैसा आप देख रहे हैं, रैंक लास्ट सूबेदार ग्रुप वाई है, रेगुलर आर्मी। पेंशन कैलकुलेशन फ्रॉम 1/1/2006 अप टू 30th जून 2014। 30th जून 2014 इसलिए क्योंकि 1 जुलाई 2014 से पेंशन बदल गई थी। हालांकि जो भी पूरे 6 सीपीसी में 1/1/2006 टू 31 दिसंबर 2015 तक डिस्चार्ज हुए या रिटायर हुए थे, उनको इसी कैलकुलेशन के आधार पे पेंशन मिली थी। डिफरेंस ये था कि जो 1 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2015 तक डिस्चार्ज हुए उनको ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिला, इसलिए 7th सीपीसी में वो कम पेंशन ड्रॉ कर रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। नोशनल पे फॉर पेंशन 23,940 था ग्रुप वाई का, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं। नेट क्वालिफाइंग सर्विस मैंने जो मैक्सिमम सूबेदार की रिकनेबल क्वालिफाइंग सर्विस है 28 ईयर्स की, उसी को लिया है। जिन्होंने उससे कम सर्विस की होगी वो फॉर्मूले में 28 ईयर्स के बदले उतनी वैल्यू रख लेंगे, उनको उनकी कैलकुलेशन मिल जाएगी। वेटेज सभी सूबेदार या इक्विवेलेंट रैंक्स जो नेवी और एयरफोर्स में थी उनके लिए 5 ईयर्स था। अब पेंशन का जो 5th सीपीसी में फॉर्मूला था वही यहाँ अप्लाई किया गया, प्रोराटा 33 ईयर्स के अगेंस्ट। तो आप देख सकते हैं जो नोशनल पे ड्रॉ हुई थी बाई 2 इंटू नेट क्वालिफाइंग सर्विस प्लस वेटेज फॉर पेंशन अपॉन 33 ईयर्स। इसको आगे बढ़ते हैं, ये आया 11,970 इंटू 33/33, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11,970 राउंडेड टू नेक्स्ट हायर रुपी। ये जो अमाउंट है ऐसे सभी सूबेदार जो ग्रुप वाई में थे जिन्होंने 28 ईयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी की थी उनको कम से कम पीपीओ में 11,970 का पेंशन नोटिफाई होना चाहिए था, और जो कि मिनिमम पेंशन फॉर सूबेदार ग्रुप वाई फॉर नेट क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स अप टू 30th जून 2014, इसलिए कि 1 जुलाई 2014 ऑनवर्ड्स आपको ओआरओपी का बेनिफिट मिल गया था और आपकी ये पेंशन बढ़ गई थी। आप यहाँ देख सकते हैं जो भी कैलकुलेशन है बहुत ही क्लियर है। जिन लोगों ने 28 ईयर्स के बदले कम या सर्विस की है वो 28 के बदले वो रख लेंगे, और जो उनका कैलकुलेशन आएगा उससे मिनिमम, उससे कम उनको पीपीओ में पेंशन नहीं दिखनी चाहिए। इसी तरह ग्रुप एक्स के हमारे भाई 23,940 के बदले 26,210 रखेंगे फॉर्मूले में,
और अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से आगे बढ़ेंगे और जो उनको अमाउंट मिलेगा वो उनका मिनिमम ड्रॉन इनिशियल पेंशन होनी चाहिए पीपीओ में। नीचे मैंने कुछ इलाबरेट करके लिखा है जिससे आपको सहूलियत हो समझने में, उसको देख लेते हैं। मिनिमम पेंशन फॉर सूबेदार ग्रुप वाई फॉर नेट क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2014 जो कि OROP का रेट था। टेबल से आप देखेंगे 12,268 हो गया था। डिफरेंट क्वालिफाइंग सर्विस के लिए ये फिगर वेरी करेगी। फिर देखते हैं मिनिमम पेंशन फॉर सूबेदार ग्रुप वाई फॉर नेट क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016 फॉर दोज रिटायर्ड अप टू 30 जून 2014, क्योंकि 1/1/2006 टू 30 जून 2014 तक रिटायर होने वाले, डिस्चार्ज होने वाले सभी फौजी भाइयों को OROP का बेनिफिट दिया गया था। और जब उन्होंने OROP का लाभ ले लिया था जो कि 28 ईयर्स के अगेंस्ट 12,268 था, उसको 2.57 से इंटू करने पे 31,529 आया। ये मिनिमम पेंशन है किसी भी सूबेदार की ग्रुप वाई में 28 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस के अगेंस्ट। अगर वो अभी भी इससे कम पा रहे हैं तो वो एलिजिबल हैं अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए और ज़रूरत पड़ने पे कोरिजेंडम पीपीओ भी इशू कराने के लिए। लेकिन ऐसे सभी सूबेदार ग्रुप वाई जिन्होंने 28 साल सर्विस तो की लेकिन वो 30 जून 2014 के बाद डिस्चार्ज हुए, मतलब 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 2015, उनको चूँकि OROP का बेनिफिट अभी भी नहीं मिला है तो उनको जो 11,970 इंटू 2.57 था 30,763 उतनी मिनिमम पेंशन मिल रही होगी। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो OROP के पहले रिटायर हुए उनकी पेंशन OROP के बाद रिटायर होने वाले भाइयों से ज़्यादा है, क्योंकि उनको OROP का बेनिफिट मिला और इनको अभी OROP का बेनिफिट नहीं मिला है। आगे देखते हैं, द सेम रेट इज एलिजिबल फॉर ऐसे नायब सूबेदार ग्रुप वाई जिनको ACP 1 ग्रांट हुआ और उनको एक्सटेंशन मिला। आप जानते हैं कि नायब सूबेदार की 26 ईयर्स या 26 ईयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाती है, लेकिन अगर उनको एक्सटेंशन 2 साल का दिया गया तो वो 28 ईयर्स सर्विस के लिए भी एलिजिबल होते हैं। और तब अगर उनको ACP 1 मिला है तो वो नायब सूबेदार जो सूबेदार भाइयों की पेंशन है हूबहू उतनी ही पाने के हकदार हैं, मतलब 11,970 उनके PPO पे नोटिफाई होना चाहिए, उससे कम नोटिफाई नहीं होना चाहिए। फिर द रेट ऑफ पेंशन ऐसे नायब सूबेदार भाइयों के लिए जिनको ACP 1 मिला लेकिन एक्सटेंशन नहीं मिला तो उनकी क्वालिफाइंग सर्विस केवल 26 ईयर्स ही रिकॉर्ड की जाएगी, उससे ऊपर की सर्विस का उन्हें पेंशन में लाभ नहीं दिया जाएगा और 5 साल की वेटेज के बाद उनकी पेंशन थोड़ी कम हो जाएगी और इसलिए वो 11,970 न बन के 11,245 बनेगी। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको कैलकुलेशन क्लियर हुई होगी और जो सूबेदार नहीं हैं, जो अदर और रैंक्स के हमारे फौजी भाई हैं, वो हमारे पिछले वीडियोस को अगर देखेंगे तो उनको ये कैलकुलेशन सेम मिल जाएगी, जिससे कि वो अपनी मिनिमम पेंशन जो उनकी PPO पे नोटिफाई होनी चाहिए थी वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और जोड़ देना चाहता हूँ कि 23 सितंबर 2012 तक जो फैमिली पेंशन थी उसका रेट अलग था, जो कि लास्ट इन्वॉल्वमेंट्स जो एक्चुअली ड्रॉ किए गए थे उस पर बेस्ड था। लेकिन 24 सितंबर 2012 ऑनवर्ड्स जो इन्हांस्ड फैमिली पेंशन और नॉर्मल फैमिली पेंशन का जो रेट था वो पेंशन बेस्ड हो गया था और इसलिए वो भी हाइक कर गया था, बढ़ गया था। ऐसा आपके PPO में जो भी PCDF पेंशन इलाहाबाद ने इशू किया था उसमें आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप, फिर मैं बता रहा हूँ कि आप आज भी एलिजिबल हैं कोरिजेंडम PPO कराने के, जिससे कि आपकी पेंशन सही हो जाए। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको ये बताने के लिए कि सूबेदार रैंक में या नेवी एयरफोर्स की जो इक्विवेलेंट रैंक्स हैं सूबेदार के साथ, उनमें अगर आप 6 CPC में रिटायर हुए हैं तो मिनिमम कितनी पेंशन आपके PPO पे नोटिफाई होनी चाहिए। मुझे आशा है कि इससे आप लोग को फ़ायदा मिलेगा और
जो अपने पीपीओज उठा के देखेंगे, अगर आज भी दिखता है कि इससे कम पेंशन नोटिफाई हुई है तो वो कंप्लेन कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू कोरिजेंडम पीपीओ इशू करा सकते हैं। एक बार फिर से आप लोग से ये कहते हुए कि अगर आपको पेंशन संबंधी कोई जानकारी चाहिए, कोई आपकी कंप्लेंट है, कोई इशू है, मिनिमम या उससे कम पेंशन मिल रही है, तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, जैसा मैंने अभी तक किया भी है, कि मैं आपकी क्वेरीज़ का सही और समय पे उत्तर दे सकूं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो, उनसे आपकी मदद हो रही हो, उनको लाइक ज़रूर करिए, उनको अपने ग्रुप में शेयर भी करिए, जिससे कि और भाइयों को फ़ायदा मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि मेरे जो भी वीडियोज़ हों आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके और आप उनका लाभ ले सकें। जैसे ही कोई अगली सूचना आएगी, मैं फिर आप लोग के सामने किसी नए वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।